लोहाखेड़ा गांव की गलियों में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन एक घर से चूल्हे की सोंधी महक उठ रही थी। घर के अंदर पूर्व स्वतंत्र उम्मीदवार और क्षेत्र के जाने माने नेता प्रकाश सिंह गुप्ता अपनी पत्नी स्वर्णा और दो बेटियों मिताली और दिव्यांका के साथ भोजन कर रहे थे। उसी समय खुश होते हुए प्रकाश सिंह गुप्ता कहते हैं कि कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है, मैं जनलोक दल में शामिल होने जा रहा हूं। उसकी पत्नी स्वर्णा मुस्कुराकर कहती है कि अब तो गांव में ढोल बजने चाहिए। तभी घर का बेल डोर घंटी बजता है। प्रकाश सिंह गुप्ता घंटी की आवाज सुनकर दरवाजा खोलता है। दरवाजे के सामने गांव के ही 5 चेहरे खड़े थे, सुरेश, जीतन, रवि, आलोक और विनोद। सभी ने प्रकाश के पैर छुए। फिर सभी कहते हैं, नेताजी, कल से आप हमारे दल के वरिष्ठ नेता होंगे, बधाई हो। प्रकाश सिंह गुप्ता मुस्कुराए, अरे आओ घर अंदर बैठते हैं और बातें करते हैं। उन लोगों के घर अंदर आते ही स्वर्णा ने मिताली से कहा, बेटा चाय नाश्ते का इंतजाम करो। करीब 2 घंटे तक बातें होती रहीं, रैलियों की प्लानिंग, समर्थकों की संख्या और करुणा नगर में पार्टी कार्यालय की सजावट के बारे में। उसके बाद 11 बजे के करीब सुरेश ने उठते हुए कहा, नेताजी अब इजाजत दीजिए, कल करेला चौक पर मिलते हैं। सबने हाथ मिलाया और निकल गए। घर का दरवाजा बंद हो गया। परिवार सोने की तैयारी करने लगा, लेकिन करीब 11:20 बजे फिर से मेन गेट से आवाज आई, प्रकाश बाबू, कुछ और कार्यकर्ता आपसे मिलने आए हैं। आवाज जानी पहचानी थी, वही सुरेश की आवाज थी। प्रकाश कुछ आश्चर्य से उठे और गेट खोला। गेट के बाहर 10-12 लोग खड़े थे। सभी की निगाहें एकटक प्रकाश पर टिकी थी। किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में पीछे छुपी तलवारें थी। प्रकाश ने यह सब देखा तो घबराकर पूछता है, इतनी रात को और ये सब हथियार लेकर कैसे आए हो? क्या कुछ बदल गया है क्या? सुरेश ने फीकी हंसी में कहता है, नेताजी बनने का शौक था ना, नेताजी आपको महंगा पड़ेगा। इतना कहते ही पीछे से एक युवक ने मेन गेट को बंद कर दिया। फिर सब नेताजी के ऊपर लाठी डंडे से मारने के लिए टूट पड़े। लाठियां चलने लगी। प्रकाश सिंह गुप्ता नीचे गिर गए। चीखते हुए बोले, बचाओ, माफ कर दो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। भीतर से मिताली और दिव्यांका भागती हुई बाहर आईं, लेकिन सुरेश ने चिल्लाया, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। ये सुनकर दोनों डर के मारे गेट के भीतर ही रुक गईं। तभी रवि ने तलवार निकाली और चिल्लाया, नेताजी तुम विधायक बनेगा ना तू। धड़ाक से प्रकाश का बायां हाथ कंधे से नीचे कट गया। खून का फव्वारा निकल पड़ा। फिर जीत ने कटा हुआ हाथ पूरी ताकत से अलग किया और हवा में लहराने लगा। हर किसी के चेहरे, कपड़े खून से सन गए थे। प्रकाश सिंह गुप्ता दर्द से चीख रहे थे, मेरी बेटियों को मत छूना। भीड़ ने फिर नेताजी पर भाले और तलवारें बरसाना शुरू की, छाती, पेट, जांघ, हर जगह। फिर आलोक ने तलवार उठाई और दाहिने हाथ की उंगलियां काट दी, फिर हथेली को भी काट दिया। प्रकाश सिंह गुप्ता अब बस सांस ले रहे थे, शरीर क्षत विक्षत हो चुका था। सुरेश चिल्लाया, अब नेताजी को खत्म करो। एक एक करके तलवारें चलती रहीं, दोनों पैर भी काट दिए गए। फिर वो गला रेतने ही वाले थे कि प्रकाश सिंह गुप्ता बेसुध हो गए। फिर सुरेश, जीतन और रवि प्रकाश सिंह गुप्ता का कटा हुआ हाथ लेकर बाइक पर बैठ गए। जो हमारे नेता की जगह लेना चाहता है उसका यही हश्र होगा, चिल्लाते हुए पूरे गांव में कटे हुए हाथ को लहराने लगे। पीछे पीछे पूरी भीड़ गाड़ियों से भाग गई। भीड़ के जाते ही मिताली और दिव्यांका भागती हुई पिता के पास पहुंची। खून में लथपथ शरीर को गोद में लिया। उनकी पत्नी स्वर्णा भी पीछे से आई और फूट फूट कर रोने लगी। प्रकाश सिंह गुप्ता की धीमी आवाज निकली, स्वर्णा मुझे बचा लो। मिताली इधर उधर मदद के लिए भागी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तब नजर पड़ी सामने वाले राकेश शर्मा के घर पर खड़ी गाड़ी पर। दिव्यांका दौड़ी, घंटों दरवाजा पीटा, लेकिन कोई नहीं निकला। 15 मिनट बीत चुके थे। फिर मिताली हाईवे की ओर भागी, लेकिन कोई नहीं रुका। आखिर 1 घंटे बाद किसी गाड़ी से उन्हें नवगढ़ सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने देखा, खून का एक कतरा नहीं बचा है। इन्हें तुरंत राजधानी मेडिकल ले जाइए, नेताजी के शरीर में जान बाकी है, लेकिन समय नहीं है। एम्बुलेंस से राजधानी मेडिकल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही प्रकाश का शरीर ठंडा पड़ गया। नर्स ने पल्स चेक करके बताई कि अब इन्हें ले जाने का कोई फायदा नहीं है। नेताजी की पत्नी स्वर्णा, बेटी मिताली और दिव्यांका ने बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। मृत शरीर को लेकर गांव लौटते समय पूरे रास्ते में कटा हुआ हाथ ढूंढते रहे, लेकिन वो मिल नहीं सका। उधर सुरेश, जीतन और रवि मोटरसाइकिल पर सवार होकर प्रकाश सिंह गुप्ता के कटे हुए हाथ लिए पूरे गांव में घूम रहे थे। पीछे पीछे बाकी कातिल भी थे। सुरेश हर घर के पास से गुजरते हुए कटा हुआ हाथ दिखाकर सभी को धमका रहा था कि किसी ने भी प्रकाश सिंह गुप्ता का समर्थन किया या हमारे खिलाफ गवाही देने और यहां से विधायक की लड़ने की गलती की तो उसका भी यही अंजाम होगा।
उसका भी हाथ काटकर पूरे गांव में घुमाएंगे। प्रकाश सेनगुप्ता का जो हाल किया है वही हाल तुम सभी लोगों का होगा। हमारे नेता की जगह लेने वाला था। कहते हुए कुछ देर बाद सभी गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर जंगल की तरफ भाग गए। प्रकाश सेनगुप्ता का कटा हुआ हाथ तब तक किसी लकड़ी की तरह सख्त और पूरी तरह से काला पड़ चुका था। सभी उस हाथ को लेकर जंगल पहुंच गए। सुरेश ने रवि से कहा, तुम अपना मोबाइल निकालो और टॉर्च जलाओ। आज इसके हाथ को काटकर खाएंगे और वीडियो बनाएंगे। देखो इसकी उंगलियां कैसे अकड़ गई हैं। सुनते ही रवि ने सभी लोगों से कहा, जल्दी से मोबाइल निकालकर टॉर्च जलाओ। सभी टॉर्च जलाने लगे। रवि ने भी मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन कर दिया। सुरेश ने पहले कटे हुए हाथ को हवा में लहराया और फिर उसे खाने लगा। सभी वीडियो रिकॉर्ड करके एक दूसरे के व्हाट्सएप पर भेजने लगे और बोले, जो विधायक लड़ेगा उसका यही हश्र होगा। इधर प्रकाश सेनगुप्ता के मर्डर की खबर फैलते ही पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर विनीत दुबे अपनी थाने की टीम के साथ गांव पहुंचे। सब इंस्पेक्टर ने देखा कि प्रकाश सेनगुप्ता के मेन गेट पर खून ही खून था, घास भी लाल हो चुकी थी। पुलिस ने फौरन पूरे एरिया को घेर लिया। फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन से खून से सनी चप्पल, ब्लड सैंपल और खून से सनी करीब 5 किलोमीटर मिट्टी और पत्थर समेटकर टेस्टिंग के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद पुलिस को प्रकाश सेनगुप्ता के घर के पास ही झाड़ियों के बीच खून से सनी तलवार और भाला मिला। पुलिस ने इसे भी रिकवर करके फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया गया। तब तक प्रकाश सेनगुप्ता की मृत शरीर गांव आ चुका था। सब इंस्पेक्टर को देखते ही प्रकाश सेनगुप्ता की बेटी मिताली बिलक बिलक कर रोने लगी और कहने लगी, हमारी आंखों के सामने ही पापा को मार दिया गया। वो चीख रहे थे लेकिन किसी ने मदद नहीं की। सब इंस्पेक्टर विनीत दुबे ने पूछा, उन्हें पहचानते हो क्या? मिताली रोती हुई कहती है, हाँ साहब, और वे कातिल 5 लोग थे, सुरेश, जीतन, रवि, आलोक और विनोद। सभी लोहाखेड़ा गांव के ही रहने वाले हैं। जनलोक दल के कार्यकर्ता हैं। पापा की हत्या करने के बाद सभी लोहाखेड़ा गांव की तरफ भागे थे। सब इंस्पेक्टर विनीत दुबे डायरी पलटते हुए बोलते हैं, जनलोक दल से तुम्हारे पापा का क्या रिश्ता था? मिताली कहती है कि पापा पहले वीरता दल पार्टी में थे। 2014 में उन्होंने पार्टी छोड़कर निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़ा था। वो लोहाखेड़ा पूरा ब्लॉक के अध्यक्ष भी रह चुके थे। इस बार एमएलसी चुनाव में उन्हें जनलोक दल से टिकट मिलने वाला था। 25 मार्च को वो जनलोक दल ज्वाइन करने वाले थे। उससे पहले ही मेरे पापा को मार दिया गया। सब इंस्पेक्टर ने फिर पूछा, 24 मार्च को क्या हुआ था? मिताली शुरू से पूरी घटना के बारे में रोती हुई विस्तार से बताती है। फिर पुलिस सब इंस्पेक्टर विनीत दुबे की उपस्थिति में गांव में नेताजी के मृत शरीर का दाह संस्कार किया गया। सब इंस्पेक्टर विनीत दुबे ने जांच शुरू की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। धारा 302 हत्या, धारा 120 बी आपराधिक साजिश, धारा 201 सबूत मिटाने का प्रयास। पुलिस को शक था कि राकेश शर्मा भी इनका मददगार है। उसकी रेकी में भूमिका थी। राकेश शर्मा के घर दबिश दिया गया लेकिन राकेश शर्मा फरार मिला। फिर सब इंस्पेक्टर विनीत दुबे ने एक पुराने मुखबिर को फोन लगाया और आरोपी के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए बोला गया। मुखबिर द्वारा सारी जानकारी एकत्रित करके सब इंस्पेक्टर विनीत दुबे को बताया कि 3 आरोपी पास के जंगल में छिपे हैं। शाम तक पुलिस ने पास के जंगल से तीनों को पकड़ लिया गया, जिसमें सुरेश, जीतन और विनोद थे। और साथ साथ सेनगुप्ता का कटा हुआ हाथ किसी लकड़ी की तरह सख्त और पूरी तरह से काला पड़ चुका था। उस पर मानव दांतों के निशान थे, उसे भी बरामद किया गया। पुलिस थाने में सख्ती से पूछताछ में सुरेश टूटकर बताने लगा, वो वीडियो प्रमोद ने बनाया था, जो सबसे छोटा था। खाने की योजना उसी की थी। 26 मार्च को प्रमोद को भी पकड़ लिया गया। सब इंस्पेक्टर विनीत दुबे कहते हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक रंजिश नहीं थी, ये सत्ता का नंगा नाच था। सत्ता की भूख में इंसानियत का कत्ल किया गया। 27 मार्च 2017 को जिला करुणा लोहाखेड़ा थाने में अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे थे। प्रमोद के मोबाइल से मिटाया गया वीडियो भले रिकवर न हुआ, लेकिन फॉरेंसिक लैब की मदद से सुरेश और जीतन के फोन से भेजे गए कुछ व्हाट्सएप चैट और फॉरवर्ड वीडियो के डेटा से यह पुष्टि हो चुकी थी कि कटा हुआ हाथ पूरे गांव में घुमाया गया था। सब इंस्पेक्टर विनीत दुबे अब साफ साफ समझ चुके थे कि यह हत्या महज राजनीतिक नहीं बल्कि पूर्व नियोजित नरसंहार थी। उन्हें यह भी पता चला कि राकेश शर्मा, जो उस रात गाड़ी देने से मुकर गया था, वही घर पर हथियार छिपाने और वारदात के बाद शरण देने में मुख्य भूमिका निभा रहा था। 29 मार्च की सुबह प्रकाश सेनगुप्ता की पत्नी स्वर्णा और बड़ी बेटी मिताली ने थाने में उपस्थित होकर एक और बयान दिया। स्वर्णा कहती है, साहब, अब ये सिर्फ मेरे पति की हत्या नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने गरीबों के लिए लड़ना शुरू किया था, इसलिए मारा गया। मिताली ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम अब चुप नहीं बैठेंगे। मैं खुद जनलोक दल के मंच पर जाकर अपने पिता की आखिरी लड़ाई पूरी करूंगी। थाने में मौजूद कुछ पुलिसकर्मी भी एक पल को भावुक हो उठे।
2 अप्रैल 2017 को इस बीच करुणा राज्य के क्षेत्रीय मीडिया में ये मामला गर्म हो गया था। अखबारों की सुर्खियां थीं, राजनीतिक रंजिश या बर्बरता और लोहाखेड़ा का नरसंहार। नेता का कटा हाथ लेकर निकले हत्यारे, पुलिस अब भी गुनहगारों की तलाश में। इस खबर को दिल्ली और राष्ट्रीय चैनलों तक पहुंचने में देर नहीं लगी। कई मानवाधिकार संगठनों ने इस पर रिपोर्ट मांगी। 6 अप्रैल 2017 को कोर्ट में पेशी दौरान बड़ा मोड़ आया। सुरेश, जीतन, विनोद और प्रमोद को कड़ी सुरक्षा में जिला कोर्ट लाया गया। जज के सामने पुलिस ने अपराध की गंभीरता, वीडियो सबूत, व्हाट्सएप चैट और फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की। जज ने आदेश दिया, सभी अभियुक्तों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई अगली तारीख पर। ये सुनते ही मिताली कोर्ट के बाहर पत्रकारों से कहती है कि हम मांग करते हैं कि यह केस राज्य पुलिस नहीं, सीबीआई देखे, क्योंकि जो लोग अभी फरार हैं वे राजनीतिक संरक्षण में छुपे हैं। 9 अप्रैल को सब इंस्पेक्टर विनीत दुबे को पता चला कि राकेश शर्मा को आखिरी बार नंदकुंड नाम के एक कस्बे में देखा गया था। एक गुप्त रेड प्लान हुआ। पुलिस की 3 टीमों ने एक साथ नंदकुंड के 3 अलग अलग होटलों पर छापा मारा और आखिरकार राकेश को एक ढाबे से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में राकेश ने कई चौंकाने वाली बातें कबूली। मैंने ही हथियारों की सप्लाई की थी। उन लोगों ने पहले ही मुझे कह दिया था कि अगर मैंने गाड़ी दी या आवाज निकाली तो मेरा भी हाल वही होगा जो प्रकाश सेनगुप्ता का हुआ है। मेरी छत पर बैठकर प्लानिंग हुई थी। मेरा कैमरा बंद था, लेकिन मैंने सारी लोकेशन बताई थी। 18 अप्रैल को जनलोक दल की तरफ से एक घोषणा हुई, जिसमें प्रकाश सेनगुप्ता की बेटी मिताली को लोहाखेड़ा विधानसभा से आगामी उपचुनाव में उम्मीदवार घोषित किया जाता है। पूरे गांव में चर्चा थी। जिसने बाप की लाश गोद में रखकर इंसाफ मांगा, वही लड़ेगी अब गद्दी की लड़ाई। प्रकाश सेनगुप्ता एक ईमानदार विधायक थे, जो विक्रम राघव जनलोक दल के भ्रष्ट कद्दावर नेता थे, जिसके हाथ कई हत्याओं से रंगे थे। जिसकी जगह प्रकाश सेनगुप्ता लेने वाले थे, उन्हीं के विधायक सीट से टिकट मिलने वाला था। लेकिन इस बार वो एक गलत बेटी से टकरा गया था, मिताली सेनगुप्ता। पिता की हत्या के बाद वह न रुकी न झुकी और अब केस पहुंच चुका था कोर्ट के आखिरी दौर में। दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट भीड़ से भरी हुई थी। अंदर देश के सबसे ताकतवर नामों में गिने जाने वाले विक्रम राघव का चेहरा था। सीबीआई अफसर यश रावत ने गवाही पूरी कर दी है। गवाहों में वो ड्राइवर भी सामने आ चुका है जो सब कुछ जानता था। और अब आखिरी चाल थी, मिताली की खुद की गवाही। माननीय न्यायालय, ये कोई आम केस नहीं, ये उस लोकतंत्र का मामला है जिसमें एक बेटी को अपने पिता के खून की इंसाफ के लिए हथियारों से ज्यादा सिस्टम से लड़ना पड़ा। विक्रम राघव ने सिर्फ मेरे पिता को नहीं मारा, उसने संविधान की आत्मा पर तलवार चलाई है। कोर्ट में सन्नाटा सा छा गया। जज साहब ने सिर झुकाकर कुछ मिनट फाइलें देखी और फिर बोले, यह मामला बहुत संवेदनशील है, लेकिन साक्ष्य, गवाह और परिस्थितियां एक स्पष्ट निष्कर्ष की ओर इशारा करती हैं कि आरोपी विक्रम राघव ने सुनियोजित राजनीतिक हत्या की है। अतः विक्रम राघव और उनके 5 साथियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट में तालियां नहीं, आंसुओं की चुप्पी थी। मिताली की आंखों से पहली बार आंसू गिरे, लेकिन ये जीत के थे। कुछ महीने बाद चुनाव हुआ, जिसमें जनता के बीच एक नारा गूंज रहा था, जिसने बाप का खून वापस पाया है, अब वही विधानसभा में न्याय लाएगा। मिताली को जन न्याय मोर्चा पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया और उसने अपना चुनावी वादा रखा, हर एमएलए और मंत्री की संपत्ति की जांच होगी, घोटालों पर खुली सुनवाई होगी और सबसे अहम, नेताओं की हत्या का फास्ट ट्रैक एक्ट लागू होगा। मधुबन विधानसभा सीट से मिताली ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पिता की सीट अब बेटी की थी। विधानसभा के पहले दिन मिताली जब मंच पर जाती है तो एक छोटी डायरी निकालती है, वही डायरी जिसमें उसके पिता ने आखिरी भाषण के बिंदु लिखे थे। वो डायरी पढ़ती है और फिर माइक पर कहती है, ये सीट मेरी नहीं, प्रकाश सेनगुप्ता की है। मैं हर उस पिता के लिए काम करूंगी जिसे सिस्टम ने चुप कर दिया। अचानक पूरे सदन में खड़े होकर विधायक तालियां बजाने लगते हैं। स्पीकर उठते हैं और कहते हैं, आज सचमुच लोकतंत्र की बेटी ने जनसभा को रोशन किया है। बाहर मीडिया लाइन लगाए खड़ी है। मिताली मुस्कुराकर कहती है, पिता ने राजनीति शुरू की थी, मैंने उसे न्याय के अंत तक पहुंचाया है। जब बेटियां इंसाफ की मशाल उठाती हैं तो सिर्फ हथियारों को नहीं, पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर देती हैं। और यही देश की असली जीत होती है। आशा करता हूं कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें और कमेंट करके कहानी कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।